हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले एवोगाड्रोस लॉ की बात करते हैं। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ। अब एवोगाड्रो लॉ में क्या कहा है कि द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, equal volume of all gases contain the equal number of molecule, but condition is that the temperature and pressure क्या होनी चाहिए, वहां पर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो एवोगाड्रोस लॉ में क्या कहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है, तो क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन, ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर या एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम है तो उस गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वो भी सेम रहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि व्हेन द हाइड्रोजन गैस is combined with the oxygen gas gives the water vapor, ठीक है, that is also in gas state. So when hydrogen gas is combined with oxygen gas form the water vapor. ओके, अब यहाँ पर बैलेंसिंग देखो किस तरीके से करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ओके, तो हाइड्रोजन कितना हो गया भाई यहाँ पे 2 2 4। अब 4 के लिए इस हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ओके, सो यहां पर क्या दिखा रहे हैं कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर गे-लुसाक लॉ से अगर देखा जाए तो यहां पर क्या दिखाई देगा, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स द 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, सो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स द 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ओके, अब एवोगाड्रोस का कहना यह था कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो का कहना यह था कि अगर मान ले, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं, सो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस इफ द 1 वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ गैस कंटेन nth मॉलिक्यूल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो क्या है कि अगर 1 वॉल्यूम ऑफ गैस में n मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट है, n मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n मॉलिक्यूल, लेकिन उस वक्त हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, ट्वाइस n मॉलिक्यूल, एंड सिमिलरली वाटर वेपर्स के भी मॉलिक्यूल कितने होंगे, ट्वाइस n मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्वाइस n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ n मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स द ट्वाइस n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन, ठीक है, कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन गैसेस कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन गैसियस गिव्स, ठीक है, क्या देंगे ये, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर गिव्स द 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे किसका, वाटर वेपर का। ओके, तो ये एवोगाड्रोस का लॉ है जिसमें उसने क्या बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको हमने एक जनरल रिएक्शन से देखा इस तरीके से। ये वॉल्यूम में हमने देखा था कि यहां पर क्या होता है कि एक सिंपल रेशो बनता है, गे-लुसाक लॉ जो हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि गैसेस कंबाइन होते वक्त और गैस फॉर्म होते वक्त वो क्या करते हैं, एक सिंपल रेशो बियर करते हैं। तो ये तो गे-लुसाक जैसा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो क्या कहता है कि एवोगाड्रो को कहना ये है कि अगर मान लो 1 वॉल्यूम ऑफ कोई सब्सटेंस है, गैसेस है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस कंटेन 1 वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन द n मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिएक्शंस को देख के क्या समझ में आ रहा है कि ट्वाइस n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होगा, ट्वाइस n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर होगा।
ठीक है, अब ये nth मॉलिक्यूल के लिए हुए। सिमिलरली अगर इसको हम सिंपली 1 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी कितना होगा 2 मॉलिक्यूल। तो इससे हम क्या कहेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद द 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर। ओके, एवोगाड्रो एक्चुअली क्या, एवोगाड्रोस लॉ में या एवोगाड्रोस ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस को बताया है। ठीक है, सो एवोगाड्रोस गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये हुआ एवोगाड्रोस लॉ। सेकंड है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन, उसने क्या किया, एटॉमिक थ्योरी में कुछ फीचर्स बताए। ओके, कुछ वहां पर फीचर्स एक्सप्लेन किए जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहेंगे। इसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक्चुअली क्या बताया, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ठीक है, केमिकल फिलॉसफी मतलब क्या होगा कि केमिस्ट्री में, मतलब केमिकल्स में इंटरेक्शंस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शंस हो रहा है, कुछ नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, यानी एक ही बात बोलेंगे हम कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा कि केमिकल रिएक्शंस में हमें क्या क्या दिखाई देता है, एक तो एटम्स दिखाई देंगे या मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। तो फर्स्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में फर्स्ट बात रखी गई है, फर्स्ट फीचर रखा है कि मैटर जो होता है, ठीक है, द मैटर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, मैटर कंसिस्ट ऑफ द टाइनी इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है कि वो फिर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, सो मैटर कंसिस्ट ऑफ द टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम। उनको क्या माना गया, एटम। ठीक है, तो कोई भी मैटर हो, ठीक है, मैटर्स में क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स होता है, इंडिविजिबल होता है, जो फर्दरली सब डिवाइड नहीं होंगे। सो दैट टाइनी एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कॉल्ड एज द एटम्स। उनको क्या बोला गया, एटम बोला गया। ओके, समझ में आया। देन सेकेंड पॉइंट इज दैट कि अगर हम एक ही एलिमेंट्स के एटम्स की बात करते हैं, ठीक है, मतलब ऑल द एटम्स ऑफ, ठीक है, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती हैं। सो ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, आर आइडेंटिकल इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आइडेंटिकल होती हैं या सेम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, लाइक मॉलिक एटम्स का शेप होगा, ठीक है, या साइज, या बोल सकते हैं उसका मास। ठीक है, शेप, साइज, मास, ये जो है दीज आर आल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं एटम्स की, ये क्या होती है, सेम होती है, सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है। लेकिन वो सभी एटम्स किसके होने चाहिए, एक ही एलिमेंट्स के होने चाहिए। So all the atoms of the same elements are identical in their properties, like कौन कौन सी, जैसे कि शेप हो गया, साइज हुआ, मास हुआ, या केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। ठीक है, अगर यही एटम्स हम डिफरेंट एलिमेंट्स के लेते हैं तो वहां पर ये इन प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी दिखाई नहीं देगी। मतलब क्या होगा, द एटम्स ऑफ, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पजेस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होगी पजेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वहां पर आपको सिमिलरली प्रॉपर्टीज नहीं दिखाई देगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, खासतौर से कब, जब वो एटम्स किसके होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पजेस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज यानी कौन सी, सिमिलरली शेप, साइज हो सकता है, मास हो सकता है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, थर्ड फीचर इज दैट, कंपाउंड के बारे में यहां पर कहा गया, क्या बताया गया, कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनेगा, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे में कंबाइन होंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा, कंपाउंड। तो इसमें डाल्टन का एक फीचर क्या बताया गया कि कंपाउंड फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑफ एटम्स। ठीक है, कंबाइनिंग ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि अब इसमें देखो,
वाटर बनते हुए दिखाई दे रहा है, यही एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर ये कंपाउंड हो गया, लेकिन इस कंपाउंड को बनाने के लिए क्या लगा? हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट। ओके, सो डाल्टन का कहना ये था कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होगी या जब भी कंपाउंड फॉर्म होगा तो कंपाउंड फॉर्म बाय द कंबाइनिंग ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं डिफरेंट एलिमेंट इन फिक्स रेशो। कैसे होंगे वो कंबाइन? फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे। ठीक है, अगर मान लो कि यहां से अगर हम रेशो निकालते हैं तो वो रेशो क्या होगा? 2:1 1:2 ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात कर छोड़ दो, अगर ये कंपाउंड बन रहा है तो यहां पर एलिमेंट्स का रेशो क्या बन रहा है? 2:1। तो डाल्टन का कहना यह था कि कंपाउंड्स फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द फिक्स रेशो। जब भी कंपाउंड बनेगा डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से, वो एटम्स कैसे होंगे? फिक्स रेशो में कंबाइन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात जो कही है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एक्चुअली जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है, होता क्या है केमिकल रिएक्शंस में? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रिएक्टेंट्स में जब एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनाएंगे, ओके, तो वो कंपाउंड बनाते वक्त क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अरेंजमेंट है या उसका जो बोलेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया है कि इन केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शंस होगी, इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर रीअरेंज। ऐसे बोल सकते हो आप, क्या बोलेंगे यहां पर? एटम्स आर रीअरेंज, वो रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ठीक है, दैट मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। यहां पर क्या होंगे? एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो एटम्स का अरेंजमेंट आपको प्रोडक्ट्स में थोड़ा डिफरेंटली दिखाई देगा। ठीक है, सो दैट्स अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम या रीअरेंज। ओके, एटम्स की सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो रही है, लेकिन एटम्स यहां पर क्या होते हैं? ना डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं ना बन रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभी भी प्रोडक्ट में भी है। इसका मतलब ये होगा, हेंस ये कह सकते हैं कि हेंस एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ठीक है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक तो उनको बनाया नहीं जा सकता, ठीक है, और वो डिस्ट्रॉयड भी नहीं होंगे। सो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। रिएक्टेंट में होते हैं वैसे ही वो एटम प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये माना गया है। सिर्फ होता क्या है कि केमिकल रिएक्शंस होते वक्त एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा, रिएक्टेंट में उनका अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट रहेगा, और जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट में उनका अरेंजमेंट क्या होगा? थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। समझ में आया? बस इस तरीके से ये जो फीचर्स है किसका है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में वैसे तो देखा जाए इसके पहले जो हमने लॉ देखे, ठीक है, वो सभी लॉ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उन लॉज को एक्सप्लेन भी करती है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? ये हुआ एवोगाड्रोस लॉ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।